साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहिस? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है डिफेंस पॉइंट से। कई बार एक क्वेरी आती है आपकी कि धारा 7 या धारा 11 पीसीएट का मामला दर्ज हो गया है, तो किस प्रकार डिफेंड करें? डिफेंस के महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या होंगे? तो आपकी जो जिज्ञासा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैंने इस संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है तैयार किया है, जो काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल जो है हो सकते हैं। तो मेरे पास नोट्स तो रेडी है मेरे, क्लियर है। मैं उसके बेसिस पे कुछ बातें बताऊंगा, शेयर करूंगा, आप उसको ऑब्जर्व कीजिए। ठीक लगे तो उसको नोट डाउन कीजिए और अप्लाई कीजिए टू योर केस, ताकि आपको फ़ायदा मिल सके और आप एक अच्छा बचाव कोर्ट में रख सकें। देखो, कोर्ट में कोई स्थान नहीं है इमोशंस का। अगर कोर्ट में जीतना है, यू मस्ट नो द लॉ एंड द लॉजिक। अगर बात समझ ली तो बहुत आसान होगा, अगर बात नहीं समझी तो अभी भी दुखी हो और आगे भी जो है दुखी रहोगे। मैं बात कर रहा हूँ आपके फायदे की। तो चलते हैं ऑन द स्क्रीन एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर। सेक्शन 7 के मामले हो या सेक्शन 11 के मामले हो, केवल एक ही डिफरेंस है दोनों के अंदर, वो है मोड ऑफ ट्रांजैक्शन का। सेक्शन 7 में जो ट्रांजैक्शन का लेवल है वो है मनी, और यहाँ पर जो लेवल है ट्रांजैक्शन का वो है काइंड या सुविधा। उदाहरण के लिए ए कहता है बी से कि मैं काम तो कर दूंगा पर मुझे चाहिए मनी, पैसा, सेक्शन 7। पैसा नहीं चाहिए, चाहिए सुविधा, सेक्शन 11। तो मैंने आपको इंसेप्शन पे या इंट्रोडक्शन पे जो अंतर था दोनों धाराओं में क्लियर कर दिया। अब आते हैं डिफेंस पॉइंट पे, क्योंकि बाकी पॉइंट जो है कॉमन है। सबसे पहली बात, प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा कि अक्यूज के पार्ट पे डिमांड है अनड्यू एडवांटेज की। अगर अनड्यू एडवांटेज साबित नहीं हो पाता है देन डेफिनेटली द डिफेंस कुड हैव द बेनिफिट। अगर ट्रांजेक्शन जो है लीगल है या सिर्फ डिमांड ऑफ मनी है, डिमांड ऑफ ब्राइब नहीं है, तो वहां पर प्रोसिक्यूशन जो है फेल होता है। सबसे अच्छा जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का नीरज दत्ता बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी के मामले में। जजमेंट का डेट है 17 मार्च 2023। इजी, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपको कि जो भी हमारे खिलाफ आरोप हैं, आक्षेप हैं, उनका हमें देना है स्पष्टीकरण। बेसिकली मैंने देखा है कि हमारे ही एडवोकेट या सलाहकार हमें रोकते हैं कि आप अगर देंगे ज्ञापन या देंगे स्पष्टीकरण तो ये लोग होमवर्क कर लेंगे और आप जो है मारे जाओगे। देखो, बेसिकली जो भी एविडेंसेस रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं, क्लियर है, ये संग्रहण हो चुका है, उसमें बदलाव कर सकते ही नहीं है। अगर बदलाव करेंगे तो अपरेंटली क्लियर होगा आपको। महत्व क्या है स्पष्टीकरण का कि आपका डिफेंस जो है फाइल पे आ जाता है और आईओ जो है ड्यूटी बाउंड है टू डू द इन्वेस्टिगेशन। अगर वो नहीं करेगा इन्वेस्टिगेशन तो केस क्या बन जाएगा, इन्फ्रेंज इन्वेस्टिगेशन का। और वहां पर क्या होता है, इन्फ्रेंज आर्टिकल 21। डेफिनेटली आपको फायदा मिल जाएगा। तो ए कहता है बी से कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए तो ही काम करूंगा, और अल्टीमेटली ए जो है वो ट्रैप हो जाता है। बट इन द ट्रायल ये सामने आता है कि एलिस्ड वॉइस ए की है ही नहीं, या कंसर्न जो वॉइस फाइल है उसमें किए गए मैनिपुलेशंस, या ए ने पैसे मांगे नहीं थे बल्कि ये उधार के पैसे थे। तो ऐसे सिनेरियो में जो भी स्पष्टीकरण फाइल पर होगा वो किसको डैमेज कर रहा है, फैक्ट्स को। और जब संदेह क्रिएट होगा देन डेफिनेटली डिफेंस को जो है फायदा मिलेगा। देखिए, सेक्शन है 104 बीएसए का, जो ये कहता है कि बर्डन जो है प्रोसिक्यूशन पे टू प्रूव द केस। पर इतने समझदार हो आप लोग कि डिफेंस जो है साबित करने बैठ जाते हो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। देखो, आपको डिफेंस साबित नहीं करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, आपको केवल क्रिएट करना है प्लॉजिबल इफेक्ट, ताकि उसका फायदा जो है आपको मिल जाए। इसलिए लड़ने में मैं बार बार कह रहा हूँ, और चीजों को समझ कर ऑब्जर्व करके प्रोसीड करने में दिन रात का अंतर है। आपको लड़ना नहीं है, केस को मैनेज करना है। और एक बात ध्यान रखना, जो कानून की परिधि है उसके आसपास ही घूमना हमें, ताकि कोई दिक्कत हमें नहीं पड़े। देखो, ये आपको डराएंगे, धमकाएंगे, जो आपकी साइकोलॉजी है उस तक को अफेक्ट कर देंगे। पर एक बात ध्यान रखना कि एक पिक्चर आई थी, आप सबने देखी होगी, भूत बंगला। उसमें क्या था कि जो व्यक्ति था मंदिर में शिव जी के पास वो तो बच गया, पर जो मंदिर के बाहर था वो मारा गया। तो इसलिए जो कानून है वो हमारे लिए भगवान है।
अगर हम कानून के आसपास घूमते रहेंगे तो बच जाएंगे, अगर हम जितना दूर हो जाएंगे उतना ही मारे जाएंगे। इनका पूरा प्रयास रहेगा कि आपको डराया जाए, धमकाया जाए, ताकि आप मारे मारे फिरते रहो और आपको जो है बहुत ट्रबल हो जाए, ताकि आप सही डिफेंस ले नहीं पाओ। इसलिए दिमाग को शांत रखना ही कला है। ये आर्ट भी है, ये साइंस भी है। अगर तरीके से काम कर लोगे तो बच जाओगे, तरीके से काम नहीं करोगे तो मारे जाओगे। तीसरा अपन आते हैं पैरामीटर लेकर के, वो आते हैं ऑन द पेंडेंसी ऑफ वर्क। यहां पर एक चीज और लिख लो आप, काउ। इट इज कॉल्ड कंपिटेंसी ऑफ वर्क। तो बेसिकली मैं तो उसको कहता हूं पाउ एंड काउ थ्योरी। देखिए, अगर वर्क पेंडिंग नहीं है या आप कंपिटेंट नहीं है, दोनों ही बातें यहां पर है, तो ऐसे सिनेरियो में देयर इज नो मोटिव। अगर मोटिव नहीं है तो केस क्या होता है, डाउटफुल। इस विषय पे एम्पल जजमेंट है, चाहे हाई कोर्ट के हो चाहे ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के हो, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि पेंडेंसी ऑफ वर्क इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राउंड। इफ देयर इज नो पेंडेंसी ऑफ वर्क देयर इज नो मोटिव। तो डेफिनेटली आपको जो है इसका फायदा मिल जाएगा। इस चीज को आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। चौथी बात, क्या आपने ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज किया? मैं लिख के दे रहा हूं आपको, मैं ऑफिशियल फंक्शन या पोजीशन का आपने मिसयूज किया, इस बारे में क्या एविडेंसेस है? अगर इस बारे में कोई भी एविडेंसेस नहीं है, सिर्फ फैक्ट्स हैं और फैक्ट्स भी रिलेवेंट नहीं है, जनरल फैक्ट्स हैं, देन डेफिनेटली यू कुड हैव द बेनिफिट। देखिए, उनको अपना केस प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। उनको फॉलो करना है धारा 104, धारा 141 ऑफ बीएसए। जहां भी वो चूक करेंगे वहां पर आपको जो है फायदा मिल जाएगा। क्लियर हो गया? अब आते हैं बात मुख्य रूप से, वो है मियर रिकवरी। और ये कंसेप्ट जो है जुड़ा हुआ है धारा 7 पीसी एक्ट से। और एक बात ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 11 के जो मामले हैं वहां पर प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल है एक्सेप्टेंस एंड रिकवरी को प्रूव करना। तो वहां पर ये क्या प्रूव करते हैं कि जो भी सुविधा नहीं अक्यूज ने उसको कंज्यूम किया, तो कंजम्पशन की एविडेंस को जो है रिकॉर्ड पर लेके आते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो मामले धारा 7 के हैं वहां पर सेटल प्रिंसिपल यही है कि मियर रिकवरी कैन नॉट बी अ बेसिस फॉर द कन्विक्शन और प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन को डिमांड ऑफ ब्राइब साबित करना होगा। इसके लिए एविडेंस होनी चाहिए कॉन्सिस्टेंट, कोरोबरेटिव इन नेचर। अगर वो नहीं है देन डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। अपन आते हैं अगले पॉइंट पे कि मियर सस्पेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस ऑफ प्रूफ। सस्पेक्शन का कोई स्थान नहीं है कानून में। केस इनका है, इनको प्रूव करना होगा। अगर इनके जो गवाह है वो इंडिपेंडेंट नहीं, या गवाह के बयानों में है विरोधाभास, या है इनकॉन्सिस्टेंसी, या है लेक ऑफ कोरोबोरेशन, देन डेफिनेटली डिफेंस वुड हैव द बेनिफिट। इसलिए फाइल को पूरा पढ़ो, नोट्स को बनाओ, एरर जहां जहां दिखाई दे रही है वहां वहां फायदा जो है ले सकते हैं। क्लियर हो गया? अब चलते हैं ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, वो है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के लिए दो सेक्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो है सेक्शन 17 पीसी एक्ट का, और दूसरा है धारा 26 बीएनएसएस। कई बार ऐसा होता है कि जांच कर रहा है हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल जो कि अधिकृत ही नहीं है, और ये किस्से बहुत मिल जाएंगे आपको बिहार के अंदर कि जांच कर रहे हैं हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल। अगर जांच जो है गलत है वेरिफिकेशन या कार्रवाइयां जो है गलत है, देन डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जिसको अधिकृत किया गया जांच के लिए वही जांच करेगा, वो पावर्स को आगे डेलीगेट जो है नहीं कर सकता है। कारण क्या है? जो पावर डेलीगेट एक बार हो जाती है उन्हें फर्दर डेलीगेट नहीं किया जा सकता। ये सिद्धांत है प्रशासनिक विधि के, इसको जो है सदैव ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन को डिमांड ऑफ ब्राइब साबित करना है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है धारा 63 बीएसए प्लस हैश वैल्यू के जो पैरामीटर है उसके अकॉर्डिंगली एविडेंस को साबित करना पड़ेगा। अगर नहीं होगा देन वी कुड हैव द बेनिफिट। उसके साथ साथ एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रिजम्पशन है धारा 20 पीसी एक्ट का, दोनों ही केसेस में, चाहे मामला धारा 7 का है या धारा 11 का है। पर प्रिजम्पशन के लिए जो फाउंडेशनल फैक्ट्स है ये साबित करने पड़ेंगे प्रोसिक्यूशन को। और एक बात ध्यान रखिएगा कि भले ही प्रिजम्पशन है पर अक्यूज को इनोसेंट जो है मानना पड़ेगा, और अक्यूज के खिलाफ केस को जो है साबित करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को। अगर प्रोसिक्यूशन अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करता है, या उनके फैक्ट्स जनरल है, या उनके फैक्ट्स साइक्लोस्टाइल्ड है, नॉन स्पेसिफिक है, देन डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। सो इन नटशेल वी कुड से दैट देयर मस्ट बी अनडू एडवांटेज। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर मस्ट बी डिमांड ऑफ अनडू एडवांटेज। मियर रिकवरी, मियर एक्सेप्टेंस, मियर डिमांड कैन नॉट बी सफिशिएंट टू सस्टेन द केस। और प्रोसिक्यूशन को जो है अपना केस साबित करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, और आपको अपना डिफेंस साबित नहीं करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। आपको डिफेंस पुटअप करना है जिसका प्रोबलाइजिंग जो है इफेक्ट हो। अगर प्रोसिक्यूशन केस साबित नहीं कर पाता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, देन डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। तो मैंने मोटा मोटा आपको तरीका जो है बता दिया है कि क्या क्या पॉइंट्स महत्वपूर्ण है और किसकी लाइट में हमें फाइल को जो है पढ़ना पड़ेगा। तो आप टाइम जो है सोने का नहीं है भाई, जग जाओ, फाइल को निकाल लो, नोट्स को बना लो, और जो लीगल प्रिंसिपल्स है इसकी लाइट में केस को जो है अपने को ड्रॉ करना है। अगर अपने खिलाफ आरोप है उसका आप खुद लिखो स्पष्टीकरण। अगर आपके पास स्पष्टीकरण है और उसका प्लॉजिबल इफेक्ट है और समर्थन में गवाह मिल गया आपको, या आपके पास में एविडेंसेस हैं, देन डेफिनेटली यू कुड हैव द बेनिफिट। उदाहरण के लिए ए कहता है, एग्जांपल ले रहा हूं कि बी ने जो है पैसे मांगे, क्लियर है।
अब मोटी-मोटी बात है कि बी कहता है कि मैंने पैसे माँगे नहीं, या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कॉम्प्रोमाइज़्ड है, या कंप्लायंसेस नहीं धारा 63 बी ऐसे कि या एआई टूल का यूज़ हुआ है। तो बेसिकली ए के खिलाफ बी क्या कर रहा है कि जो प्रोबेलाइजिंग इफेक्ट है उसके डिफेंस में उसको पुट अप कर रहा है। क्योंकि अगर आवाज़ साबित नहीं हुई, या वॉइस कन्फर्म नहीं हुई, या ये मालूम पड़ा कि एआई टूल यूज़ हुआ है, या ये मालूम पड़ा कि देयर इज़ एनिमिटी जिसके तहत जो है फॉल्स एप्लीकेशन जो है दिखाई दे रहा है, तो वहाँ डेफिनिटली जो है फ़ायदा मिलता है डिफेंस को। तो हमें हमारा डिफेंस जो है साबित नहीं करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, हमें प्लॉजिबल इफेक्ट जो है क्रिएट करना है, और यही बेसिस है विन करने का, और कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी कंसर्निंग सेक्शन 7, सेक्शन 11 ऑफ पीसी8 एंड मोर स्पेसिफिकली ऑन द डिफेंस पॉइंट। इसलिए अब घबराओ मत, खड़े हो जाओ भाई, फाइल को निकालो, आज ही पढ़ना है। अगर बैठोगे वकीलों के भरोसे या जजों के भरोसे, केस को लड़ तो लोगे पर केस को जीत नहीं पाओगे। अगर जीतना है तो एक सिद्धांत है, उसको सदैव ध्यान रखना कि जो भी उनके आरोप हैं उनका देना पड़ेगा स्पष्टीकरण। अगर आपका स्पष्टीकरण का प्लॉजिबल इफेक्ट है, उसके समर्थन में आपके पास एविडेंस है कंसिस्टेंट एंड हैविंग द कोरबोरेटिव नेचर, देन डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। तो इसलिए घबराए नहीं, मजबूती के साथ सामना करें, कोई तकलीफ नहीं है। पर अगर सामना नहीं करेंगे, घबरा जाएंगे, गलत तरीके से फाइट करेंगे, तो वहां पर आप सक्सीड नहीं हो पाएंगे। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय राम जी की।